अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो हमें कठिनाई से ही सही एक राह ज़रूर मिल जाती है। हाँ, अगर कुछ न करना चाहें तो हमारे पास लाख बहाने हुआ करते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आपके साथ सबसे पहले नज़र मुख्य गतिविधियों पर। नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय रूप से ले रही है भाग, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, पिछले 11 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में तय की है विकास की नई भूमिका। एक्स पर कई पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने साझा किए अपने विचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जोधपुर के एक दिवसीय दौरे पर। संस्थान के नवनिर्मित लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। रिसर्च इनिशिएटिव ग्रांट का करेंगे वितरण। संस्थान की नई आधिकारिक वेबसाइट का भी करेंगे लोकार्पण। साथ ही इस खेल खेल में विज्ञान कॉमिक श्रृंखला का विमोचन भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की 7 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर अपने समकक्षों से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। फ्रांस में पहली भूमध्य सागरीय रायसीना वार्ता में लेंगे हिस्सा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी सीमाओं पर तैनात बलों की परिचालन व प्रशासनिक समीक्षा करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में अग्रिम चौकियों का किया दौरा। सैनिकों से की बातचीत और उनके समर्पण की सराहना की। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में स्थित अपनी तरह के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आईबेक्स तराना 88.4 FM का किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में। दिल्ली में आज तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान। पारा हो सकता है 43 डिग्री के पार। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि की संभावना। पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर 11 जून तक चलेगी लू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की यात्रा में महिलाओं द्वारा निभाई गई परिवर्तनकारी भूमिका का उल्लेख किया और पिछले 11 वर्षों के दौरान महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर सरकार के ध्यान के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वो न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही हैं। बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। पहले घर घर में चूल्हा और धुआं दोनों थे, अब वहां चेहरे खिलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था, आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। शादी करके घर तो आई, पर वो घर घर न था। आज पक्के घरों में रिश्ते और पक्के हो रहे हैं। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक्स पर एक और पोस्ट में कहा कि पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नए सिरे से परिभाषित किया है। स्वच्छ भारत के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करने से लेकर जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन तक विभिन्न पहलों ने हमारी नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उज्ज्वला योजना ने कई घरों में धुआं रहित रसोई ला दी है। मुद्रा ऋणों ने लाखों महिला उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम पर घरों ने भी उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को प्रज्वलित किया। विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप और सशस्त्र बलों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और कई लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उसने तूफानों से टकराकर जीत की राह बनाई, अब हर गांव की नारी बन रही है बदलाव की सच्ची कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से नारी को मिली सुरक्षा, सम्मान और उड़ान। अब हर बेटी कहती है गर्व से, मैं हूं नए भारत की शान। अब उसने अपने कंधे पर तूफानों का भार लिया है। देखती रह गई दुनिया, उसने एक मैदान मार लिया है। उसे मिल रही है ताकत अब तिरंगे के गुरूर से। अब वो भर उठी है जीतने की जिद से, जुनून से। ग्रामीण भारत में हौसले की नई मशाल जगमगाई। लखपति दीदी ने विकसित भारत की नई राह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है भारी, आत्मनिर्भर बने ग्रामीण भारत की हर नारी। नारी को मिले सुरक्षा और मान, पीएम मोदी का यही है अभियान। हर बेटी अब निर्भीक खड़ी, सशक्त, समर्थ, अडिग अड़ी। नारी शक्ति वंदन की सौगात, बुलंद हुआ आत्मविश्वास। वाह क्या है बात। 3 तलाक की बेड़ियां टूटी, सदियों की पीड़ा भी पीछे छूटी। नारी बनी नए भारत का आत्मसम्मान। अब सबसे पहले है हर बेटी का सम्मान। नारी शक्ति न केवल नए भारत को सशक्त बना रही है, बल्कि ये दुनिया को प्रभावित भी कर रही है। 11 वर्षों में महिलाएं हर क्षेत्र और हर स्तर पर आगे बढ़ी हैं। जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वालों से लेकर वैश्विक आइकॉन तक दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। In just over a decade, India has redefined what women-led development looks like. From Gram Sabhas to global tech, Indian women are leading with dignity, purpose, and scale. This isn't token empowerment. This is Nari Shakti in action, and the world is standing up to applaud. India's 33% reservation for women in parliament is historic, the largest such move in any democracy. It sends a signal across continents. Leadership isn't gifted. It's earned. And now it's being shared equally. Over 8 crore women in self-help groups. 3 crore being empowered to become Lakpati Didis. Women earning, saving, and running enterprises. Indonesia, Ethiopia, and even the UAE have studied the model for replication. This is Atmanirbharta that inspires beyond borders. At Davos, Bill Gates praised India's drone Didis as a powerful example of tech meeting grassroots change. At Harvard, India's Megha AI, designed for women without smartphones, won global honors. And at the Aurora Tech Awards, 4 Indian women-led startups were recognized for innovation that uplifts. Asha workers, Anganwadi Didis, Krishi and Pashu Sakhis.
They are not just delivering services. They are building systems. Their work is now studied in Nepal, cited by UNDP, and praised by Gates Foundation reports. This is not symbolic. This is structural. Where equality is legislated, livelihood is enabled, and leadership is local. And the world is watching, not just with pride, but with intent to follow. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक दिवसीय जोधपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के नवनिर्मित व्याख्यान कक्ष परिसर 2 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थित एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है जो 2008 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ये उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए जाना जाता है। 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ आईटी जोधपुर का ये अत्याधुनिक नया लेक्चर हॉल परिसर संस्थान की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को एक नई दिशा देगा। अपने दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रिसर्च इनिशिएटिव ग्रांट का भी वितरण करेंगे, जिससे शोधकर्ताओं और नवाचार से जुड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही वो संस्थान की नई आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण भी करेंगे। इस विशेष अवसर पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु तैयार की गई खेल खेल में विज्ञान कॉमिक्स श्रृंखला का विमोचन भी लोकसभा अध्यक्ष के कर कमलों से होगा। ये श्रृंखला बच्चों और युवाओं को सरल भाषा में वैज्ञानिक सोच से जोड़ने का अभिनव प्रयास है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और आईटी जोधपुर के अभिभाषक मंडल के अध्यक्ष एएस किरण कुमार, आईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल और उप निदेशक प्रोफेसर भवानी के सतपथी उपस्थित रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 14 जून 2025 तक फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की 7 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर फ्रांस के पेरिस और मार्सिले की यात्रा करेंगे, जहां वो फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के अपने समकक्ष मंत्री जीन नोएल बरोट के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। फ्रांस के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ थिंक टैंक और मीडिया के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्सिले शहर में आयोजित होने वाले भूमध्य सागरीय रायसीना वार्ता के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। यूरोपीय संघ की यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कालास के साथ एक राजनीतिक और रणनीतिक वार्ता करेंगे और थिंक टैंक और मीडिया के साथ बातचीत करने के अलावा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बेल्जियम की यात्रा के दौरान वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ द्विपक्षीय परामर्श करेंगे। वो बेल्जियम के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बेल्जियम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा से यूरोपीय संघ, फ्रांस और बेल्जियम के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में तेजी आएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारत के सभी प्रमुख दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका का दौरा किया था। अब वो दौरा समाप्त करके स्वदेश वापस आ गए हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नेतृत्व को भारत की आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रतिबद्धता और पाकिस्तान की भूमिका से अवगत कराना था। पाकिस्तान से उन्नत आतंकवाद से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प से दुनिया को अवगत कराने के उद्देश्य से शशि थरूर की अगुवाई में गए भारतीय संसद के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका दौरा खत्म कर लिया है। इस दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउन से मुलाकात की।
इसके अलावा अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल्स में कई सांसदों, विदेश मामलों की समितियों, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय अमेरिकी समुदाय से बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने द्रमुक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मदुरै को परिवर्तन का शहर बताया और कहा कि इस मंदिर शहर में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन बदलाव लाएगा और 2026 के विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कषगम को सत्ता से बेदखल कर देगा। मित्रों, ये मदुरै कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनावों में हिस्सा लिया है। मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी सीमाओं पर तैनात बलों के परिचालन और प्रशासनिक समीक्षा करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में अग्रिम चौकियों का दौरा किया। उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों से बातचीत की और उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने व्यावसायिकता और सतर्कता के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। COAS ने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में स्थित अपनी तरह के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आईबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया। आईबेक्स तराना 88.4 FM का उद्देश्य स्थानीय अभिव्यक्ति, ज्ञान साझा करने और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करना है। प्रसारण में स्थानीय विषय वस्तु और शिक्षा, पर्यावरण, मौसम, मनोरंजन, रोजगार, आपदा तैयारी, पर्यटन, स्वास्थ्य और पारंपरिक कला जैसे विषय शामिल होंगे। COAS ने राष्ट्र निर्माण और समाज की बेहतरी के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित भूतपूर्व सैनिकों को वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। जहां तक भारतीय सेना में महिला सशक्तिकरण का प्रश्न है, तो हम पूर्ण रूप से जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे प्रयास सरकार की दूरदृष्टि के अनुरूप हों और साथ ही हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कोई कमी ना आए, बल्कि बढ़ोतरी। पिछले कुछ समय में इस दिशा की ओर कई ठोस कदम लिए गए हैं, जैसे कि परमानेंट कमीशन और महिला अधिकारियों को कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए चयनित किया जा रहा है। महिला अधिकारियों के एनुअल इनटेक को 80 से बढ़ाकर 144 किया गया है, जो कि 80% की बढ़ोतरी है। हाल ही में 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच एनडीए से पास आउट हुआ है। वे अब अपनी अपनी प्री कमीशन एकेडमीज में 1 वर्ष की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाएंगी और फिर अधिकारी बनकर सेना में योगदान देंगे। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह भारत की एकता, संकल्प
और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी। सरकार ने हमें पूरी रणनीतिक स्वतंत्रता दी और देशवासियों ने जो भरोसा दिखाया वही हमारा प्रेरणा स्रोत बना। हमने 9 आतंकी ठिकानों को बिना किसी नागरिक हानि के नष्ट किया। यह दर्शाता है कि भारतीय सेना न केवल ताकतवर है बल्कि जिम्मेदार भी है। मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अनुशासन, संयम और अपार साहस के साथ यह अभियान पूरा किया। यह जीत सिर्फ सेना की नहीं, पूरे राष्ट्र की है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम होने के कारण जब भी कोई माता, बहन, बेटी जब भी अपने मांग पे सिंदूर लगाती है तो वो गर्व से हमारे सैनिकों को याद करती है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आतंकवाद को हर बार माकूल जवाब मिलेगा। हम सतर्क हैं, सक्षम हैं और पूरी तरह से हमेशा तैयार। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के कटे गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार सरकारी बस सेवा से इसे जोड़ा गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कटे गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार यात्री बस सेवा शुरू की गई। पहले नक्सलियों के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में अब विकास की बयार बह रही है। गोलियों की आवाज़ की जगह अब बस के इंजन की गड़गड़ाहट ने ले ली है। ये बस सिर्फ परिवहन से ही कहीं बढ़कर है। ये राज्य की पहुंच में मील का पत्थर है जो निवासियों को बाजार, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सीधे जुड़ने का अवसर देती है। ये ऐतिहासिक कदम सिर्फ एक परिवहन सुविधा नहीं बल्कि बदलाव, विकास और विश्वास की एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है। कटे गांव के साथ साथ ये बस सेवा चांदगांव, धनौरा, पेंडरी, मरुम गांव और धेरेखेड़ा जैसे लगभग 30 गांवों को गढ़चिरौली से जोड़ती है। अब ये बस प्रतिदिन 2 बार गढ़चिरौली और कटेजरी के बीच चलेगी। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे इस आदिवासी बहुल क्षेत्र को पहले नक्सल प्रभावित और पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता था, लेकिन अब यहाँ विकास की रफ्तार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर इस समय पूरा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। वहीं इस साल मानसून ने तय समय से एक सप्ताह पहले 24 मई को केरल में दस्तक दे दी है। झारखंड में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 10 जून है। हालांकि मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 2010 से झारखंड में मानसून का आगमन 12 जून से 25 जून के बीच रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में आज धूल भरी गर्म हवा चलने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है। रविवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस मौसम के औसत से 2.1 डिग्री अधिक है। वहीं रविवार को न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की इसमें संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर 11 जून तक लू चलने की संभावना है और आज इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। समावेशी विकास, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने किसानों के कल्याण को हमेशा अपनी विकास की रणनीति के केंद्र में रखा है। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ा एक विशेष वीडियो। आप ये वीडियो देखें। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।